बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा द पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 का जो है वो फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर है। इन फैक्ट एंड इन रियलिटी जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर कहा था, वो अगर किसी ने पहला लेक्चर सुन लिया तो उसके बाद वो खुद इसको पढ़ सकता था। लेकिन चूँकि आप लोगों में उस वक्त तक आप में से कुछ एक्सेप्शंस के साथ बाकी लोगों में उस वक्त तक कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक वो किसी की तरफ देख रहे हो और वो उसको उनके ऊपर जो है वो गाइड ना करे। तो यही सोच के मैं भी ना चाहते हुए भी मैं एक एक्ट जो है उसको फिर रिपीट करता हूँ कि ताकि वो आप लोगों के लिए ये हो कि चले सर ने तो एक दफ़ा जो है वो करवा दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के 3 तरीके थे। एक तो ये था कि उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए। दूसरा ये था कि उस शख्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया जाए, उस बंदे को कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। उसके आने जाने पे पाबंदी नज़र रखी जाए। और तीसरा जो था वो ये था कि उसकी ज़ुबानबंदी, उसकी ज़ुबान के ऊपर जो है वो चेक रखा जाए। तो आज हम वही जो है वो पढ़ेंगे और साथ में वो तीनों मोड्स का जो प्रोसीजर है हम उसको भी देखेंगे और कोशिश करेंगे एक्ट को जो है आज हम लोग जो है वो जो है इसको जो है हम लोग जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर टू कंट्रोल सस्पेक्टेड पर्सन, द गवर्नमेंट और द डिप्टी कमिश्नर इफ सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब आप ज़हन में रखा करें ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने क्या हेडिंग्स बनानी है, तो उन हेडिंग्स को सामने रख के मसलन मैं आपको अपना बताऊं कि ये सेक्शन पढ़ते साथ ही मेरे ज़हन में ये आया है कि एक हेडिंग ये बन सकती है, हु इज़ कम्पिटेंट टू कंट्रोल दिस सस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो ये एक हेडिंग बन सकती है। तो मैं लिखूंगा नीचे नंबर 1 गवर्नमेंट और नंबर 2 पे लिखूंगा डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो आप भी जब कोई एक्ट पढ़ रहे हो तो आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चला करें कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है तो मैक्सिमम मैं कौन कौन सी हेडिंग्स इसके अंदर जो है वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप जो है ना आप ये खुद देखा करें। तो अब हाईलाइट कर लें गवर्नमेंट को और डिप्टी कमिश्नर को। Government or the deputy commissioner, if satisfied with respect to any particular person, that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to public safety or public interest or public maintenance of or maintain public order, it is necessary to do so may by order in writing give। अब देखें, अब मेरे जहन में फ़ौरन पढ़ते हुए एक बात आई कि अगली हेडिंग क्या बन सकती है। अगली हेडिंग ये बन सकती है कि ग्राउंड्स टू कंट्रोल अ सस्पेक्टेड पर्सन, ग्राउंड्स या रीज़न टू कंट्रोल अ सस्पेक्टेड पर्सन। और मैं उसके नीचे लिखूंगा क्या कि वेयर इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, टू टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन ए मैनर prejudicial to public safety or public interest or maintenance of public order। तो ये मेरी दूसरी हेडिंग जो है वो इसमें जो है वो बन जाएगी, ठीक है। सो डू मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग give any one or more of the following direction namely that such person, ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या बन सकती है कि मोड ऑफ मेकिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो वो क्या होगा, दैट द ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, एंड मस्ट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस, ठीक है। तो एनी हाउ आप बेस्ट वे में उसको कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको जो है लिख सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा था कि जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हों तो आप लोग जी बेटा आ जाओ। हाँ, क्या है, सॉरी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि आप लोग ना एक स्कीम रखा करें ज़हन में कि मैंने इस सेक्शन को अगर एग्ज़ाम में आ गया तो मैंने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। बेशक आप इसी के
बेयर एक्ट के ऊपर ही पॉइंट्स की सूरत में और अपने ज़हन के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट वे में आप अपना एक खाका जो है वो तैयार कर लें। या इसके साथ एक तरीके का ये भी हो सकता है कि आप अपने साथ नोट्स बनाएं, ठीक है, यानी एक पेज ले लें तो उसके ऊपर हेडिंग्स बनाते चले जाएं, लेकिन कभी भी उन हेडिंग्स के ऊपर रिलाय नहीं करना। रिलाय आपने अब बेयर एक्ट के ऊपर ही करना है, सेक्शन के ऊपर ही करना है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, कामयाबी आपकी बेयर एक्ट ही है। आप अपने नोट्स बनाओ, जो मर्जी करो, दैट इज समथिंग टू मेमोराइज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो आजकल का ट्रेंड है, जो प्रोपोजिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं, जो ऑर्डर राइटिंग आ जाते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आप मेरे कहने के मुताबिक कंसेप्चुअली स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आप एट रिस्क होंगे कि अगर तो उसने एलएलबी पैटर्न पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर उसने ना पूछा और उसने घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया तो आपके लिए जो है वो कोई इशू हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप ये जो मैं ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ आप इसके क्वेश्चन बनाएं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसमें से हो सकता है कोई एक आधा एमसीक्यूज आ जाए। मैं आपको ओवरऑल कह रहा हूँ, जितने भी एक्ट्स हैं उनके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं किसी एक एक्ट के लिए आपको डायरेक्शन नहीं देता। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो एवरी टाइम मेरे जहन में ये होता है कि मैं आपको ये ना बताऊँ कि हाउ टू ईट फिश, मैं आपको ये बताऊँ हाउ टू कैच फिश, कि आप खुद से सीख सकें कि कोई भी एक्ट जो है वो किस तरह से पढ़ना है। तो सॉरी, आप भी जब भी मेरा कोई भी लेक्चर सुने तो आप ये ज़हन में रखा करें कि इस लेक्चर से मैंने ये सीखना है कि कोई भी काम मैं कैसे खुद कर सकता हूँ, और उस दिन मैं आपको आपकी कामयाबी की ज़मानत देता हूँ जिस दिन आपने शौक़ से खुद से कोई एक्ट खोला और आपने उसको पढ़ लिया और कंप्लीट कर लिया। मीनिंग देयर बाय कि आपको धक्का लग गया है, आप लाइन के ऊपर चढ़ गए हैं और अब आप सही लाइन के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते रहे, अगर आप किसी की तरफ देखते रहे, एकेडमी की तरफ देखते रहे या किसी लेक्चर की तरफ देखते रहे कि यार कोई दे तो मैं उसको करूं, तो इसका मतलब है यू नीड मोर कॉन्फिडेंस, कि आपको भी और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और अपने अंदर खुद एतमादी लेके आएंगे कि मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं या वो पावर्स क्या हो सकती हैं टू कंट्रोल अ सस्पेक्टेड पर्सन। सबसे पहले है शैल नॉट एंटर, रिजाइड और रिमेन इन एरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि उस शख्स को, सस्पेक्टेड पर्सन को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि वो शख्स जो है वो किसी एक ख़ास एरिए में एंटर नहीं होगा, वहाँ रहेगा नहीं, ठीक है, और वहाँ रिहाइश इख्तियार नहीं करेगा, ठीक है। दैट मे बी स्पेसिफिक, और वो एरिया जो है उस ऑर्डर में लिखा होगा। मसलन आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते, या आप आ सकते हैं, आप वहाँ रिहाइश पजीर नहीं कर सकते, या आप ज़्यादा देर वहाँ ठहर नहीं सकते, ठीक है। एनी हाउ, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा इसमें जो है वो ये है, दूसरा जो है इसमें वो ये है कि shall reside or remain, अच्छा, that such person shall reside or remain in any area that may be specified in the order। लो, या दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इस हदूद से बाहर नहीं जाना, आपने इस हदूद के अंदर अंदर आपने जो है वो रहना है। तो ये दूसरा उसका जो है वो मोड जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, that such person shall remove himself from and shall return to any area that may be specified in the order। या तीसरा तरीक़ेकार जो है वो ये है कि ये शख्स जो है एक को रिमूव कर दिया जाए इस एरिया में से। फ़र्ज़ करें वो इस्लामाबाद रह रहा है तो उसको निकाल दिया जाए और वो कभी वापस नहीं आएगा इन दैट एरिया। कौन सा एरिया? जो ऑर्डर में स्पेसिफाइड है। उसके बाद है shall conduct himself in such manner
or abstain from such act as may be specified in the order। ठीक है, या वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसा कि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, या वो इस तरह से बिहेव नहीं करेगा जैसा कि एक्ट के अंदर जो है उसको करने से मना किया गया है। ठीक है, एक मिनट हम इसको इधर से भी देख लेते हैं। हुक्म में मखसूस किए गए तरीक़ेकार के मुताबिक तर्ज़ अमल अपनाएगा या ऐसे इक़दाम से इज्तनाब करेगा जो हुक्म मखसूस किए गए हों। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि भाई आपने हर हफ्ते या आपने रोज़ाना जो है वो जो करीबी पुलिस स्टेशन है आपने वहाँ जाके अपनी प्रेजेंस साबित करनी है। तो ये हो गया कि उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपने एक मखसूस तरीके के साथ जो है वो तर्ज अमल इख्तियार करना है। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, आपने देखा जहाँ पे मुझे मुश्किल लगा मैंने उर्दू में जो है उसको पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद है दैट पर्सन शैल एंटर इनटू ए बॉन्ड। अच्छा, shall enter into a bond with or without surety for due observance of the direction specified in the order। यहाँ उस ऑर्डर में उस शख्स को कहा जा सकता है कि इस चीज़ की श्योरिटी दो इतने लाख रुपए की कि तुम ये वाला काम या ये वाला अमल जो है वो नहीं करोगे। तो बच्चों बहुत ईजी था, यू कैन डू इट, यू आर सो मैच्योर पर्सन। माशाल्लाह आप में से जब मैं देखता हूँ मेरी किसी से बात होती है तो यकीन जानिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मेहनत की ज़रूरत है। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। और इस चीज़ में कोई दो राय है ही नहीं कि इंशाल्लाह कि जो भी प्रोसिक्यूटर बनेगा, जो भी जज बनेगा वो हमारे फोरम से ही होगा। और आपको पता है 80 to 90% जो है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सही गाइडलाइंस और डायरेक्शंस मिल रही हैं। सिर्फ अब आपने उसमें शामिल क्या करना है, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और पैशन। पैशन जब होगा ना, जुनूनी बन के जब तैयारी करोगे ना, ठीक है, तो फिर ही आपको कहीं ना कहीं पे मंजिल। लेकिन वो जो आपको जुनून के हद तक जाके तैयारी करनी पड़ेगी ना, वो हार्डली आपको 6 माह 1 साल तक करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके साथ है एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 मेड बाय डिप्टी कमिश्नर शैल नॉट unless government by specific order otherwise direct remain in force for more than 3 months from making of thereof। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि ये ऑर्डर जो है ये गवर्नमेंट भी कर सकती है और डिप्टी कमिश्नर भी कर रहा है। तो उसने गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई कदगन नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन उसने डिप्टी कमिश्नर की सूरत में कह दिया है कि वो ऑर्डर जो है वो 3 माह से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 है, वो कहता है द गवर्नमेंट में एट एनी टाइम कैंसल और वेरी एन ऑर्डर मेड बाय द डिप्टी कमिश्नर अंडर सब सेक्शन 1। डिप्टी कमिश्नर ने अगर कोई ऑर्डर किया है तो गवर्नमेंट उसको वेरी भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, एन ऑर्डर अंडर clause A of subsection 1 made by government may specify as the area to which the order relates the whole province or any part thereof, and an order made by the deputy commissioner may specify as such area the whole district or any part thereof। देखिए क्लास ए में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक खास एरिया में नहीं जा सकता। तो अब वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो तो पूरे सूबे के अंदर कहीं पे भी कोई एरिया कह सकती है, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के हद तक कहेगा, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऑर्डर जो है वो नहीं करेगा। तो होप के आपको समझ आ गई। ठीक है, provided that no such order made by government shall direct the exclusion or removal from the province of any person ordinarily residing in the province, and no such order made by a deputy commissioner shall direct the exclusion or removal from the district of any person ordinarily resident in the district। लो जी, एक एक्सेप्शन आ गई, और वो ये एक्सेप्शन ये है कि अगर वो उस जिस इलाके में वो जहाँ का वो रेजिडेंट है वहाँ से उसको निकालने की या उसको रिमूव करने का ऑर्डर जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी उसका कहीं दूसरे एरिया में जहाँ जाके वो अपनी एक्टिविटी करना चाह रहा है उस हद तक तो पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन अगर उसकी नेटिव प्लेस है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता।
तो होप कि आपको मेरी बात की समझ जो है वो आ गई है। इफ एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सब सेक्शन 1, वही वो जो डायरेक्शन थी, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शेल विद इन 15 days communicate to the person to whom a direction has been issued the grounds on which the order has been made and shall afford the person the earliest opportunity of making a representation against the order। लो अब एक हेडिंग बनाएं आप, और हेडिंग क्या होगी? मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर कंट्रोलिंग ए पर्सन, ठीक है। और उस मोड में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल विद इन 15 days कम्युनिकेट टू द पर्सन टू होम अ डायरेक्शन हैज बीन द ग्राउंड्स ऑन विच, ठीक है। तो वो लिख दें, या लिखें सर्विंग ऑफ ऑर्डर अपॉन द पर्सन, ठीक है, सर्विंग ऑफ द ऑर्डर अपॉन द सब्जेक्ट। तो ये भी आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। और फिर साथ में उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि अगर आप इसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन फाइल करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, आपने देखा कि अभी तक हमने पहला मोड पढ़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो उसमें भी लिखा कि वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद हमने कंट्रोल ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में भी ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। आगे हम कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। बेसिकली ये क्या है, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर उसके अगेंस्ट किया जा रहा है इस एक्ट के तहत, उसके अगेंस्ट उसको रेमेडी प्रोवाइड की जा रही है। और रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि वो इन राइटिंग अपनी अपील जो भी है वो लिख के गवर्नमेंट को जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। वेयर अ रिप्रेजेंटेशन इज मेड टू गवर्नमेंट अगेंस्ट एन ऑर्डर under the government may on consideration of the representation and after giving person affected an opportunity of being heard modify confirm or rescind the order। लो जी, कि उसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको जो ऑर्डर पहले से किया है उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको कंफर्म कर सकती है, या उसको रिसेंड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑर्डर है 5B, नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी of subsection 1 shall affect for a period exceeding 3 months unless the board has reported before the expiry of the said period that there is in the opinion sufficient cause for making such order, and all the ancillary provisions of section 3 shall mutually apply to the reference made to the board, ठीक है। अच्छा जी, ये था क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1। एक मिनट, क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ये कहाँ गया था? ये ओहो, ये क्लॉज बी क्या था कि दैट पर्सन शैल रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम एंड नॉट रिटर्न टू एनी एरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड, यानी नहीं सॉरी, शैल रिजाइड और रिमेन इन एनी एरिया दैट मे बी, कि वो किसी खास हिस्से के अंदर रहेगा, किसी खास इलाके में रहेगा, लेकिन वो वहाँ से जो है वो निकलेगा नहीं। तो उसके बारे में जो एक कदगन लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि ये ऑर्डर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 माह के लिए हो, जैसे वो रेस्ट एंड डिटेंशन में था, और अगर उसका वो टाइम एक्सटेंड करना है तो उस सूरत में फिर जैसे वो बोर्ड रिव्यू बोर्ड से परमिशन लेते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, उसी तरह उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है, यू कैन डू इट। सबसेक्शन 6 है, एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 रिमेन इन फोर्स फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। ले जी, वो जो ऑर्डर होगा तो आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं, लिमिटेशन या लाइफ ऑफ द ऑर्डर कंट्रोलिंग अ पर्सन, ठीक है। तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, एनी हाउ आप कोई भी ज़बरदस्ती हेडिंग इसकी बना सकते हैं। तो वो 2 साल के लिए होगा और उसके बाद जो है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्लास बी नहीं होगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये है उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री ऑफ आर्म पर्सन subject to subsection 2, a person armed with firearm weapon shall not enter a sensitive public place। sensitive public place की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी ऊपर,
और वो क्या था, वो ये था कोई पब्लिक ऑफिस, मस्जिद, कोई इंस्टीट्यूशन, या जहाँ पे आवाम इकट्ठी होती है, कोई पार्क, कोई तफरीही जगह, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल जगह, वहाँ पे वो वेपन के साथ दाखिल नहीं होगा. Where a security guard has been deployed or hired for the security of a sensitive public place, such security guards may enter the sensitive public place with prior permission of and in the manner specified by the authority appointing him as a security guard. ठीक है. अच्छा जी, ये अच्छा, सब सेक्शन 5A ने किसी को भी मना कर दिया, किसी भी बंदे को कह दिया कि वो सेंसिटिव प्लेस में विद आर्म नहीं जाएगा. लेकिन सब सेक्शन 2 में वो कहता है कि अगर वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो ऑब्वियसली फिर उसने रखना तो है ना अपने पास वेपन. तो उस सूरत में वो जो है वो बंदा जो है उसके पास वो लाइसेंस या अथॉरिटी का इजाज़तनामा होना जो है वो ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, if a person contravenes subsection 1 shall be liable to punishment of minimum which shall not less than 7 days but may extend to 1 year and fine and shall not less than 25,000 rupees but shall not exceed 200,000 rupees. लो जी, अब अच्छा, अब आप अपना एक बना लें ना, लिखिए पनिशमेंट अंडर MPO, ये जो हम पढ़ रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का हम पढ़ रहे हैं. तो वो जैसे मैंने सर्च का ऑप्शन लगाया था वो लगा के तो वो सारी पनिशमेंट एक पेज के ऊपर लिख लें. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का कोई पता नहीं चलता, उनके मूड का कोई पता नहीं चलता, वो कहाँ से पेपर बना लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी, तो ये इसकी सज़ा होगी और ये होगा, ये आप कर लेंगे. ठीक है. पावर टू कंट्रोल पब्लिकेशन. लो जी, अब ये आ गया तीसरा. पहला था प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरा था कंट्रोल ऑफ पर्सन, और अब है कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन. ठीक है. द गवर्नमेंट एंड एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ इफ सेटल्ड दैट सच एक्शन इज नेसेसरी for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of public order may by order in writing addressed to a printer, publisher or editor. ठीक है. अब देखिए ना, एक शख्स जो पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करना चाहता है तो उसके पास ये भी हथियार है कि वो क्या कर सकता है, वो न्यूज़पेपर में वो हेटिंग इंस्टिगेटिंग मटेरियल लिख सकता है, वो कोई बुक लिख सकता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर कर सकता है. तो ये कह रहा है कि उस सूरत में गवर्नमेंट जो है उस पब्लिकेशन के जो है वो प्रिंटर, पब्लिशर या एडिटर को कह सकती है क्या, प्रोहिबिट the printing or publication in any document or class of document of any matter relating to a particular subject or class of subject for a specific period or in a particular issue or issue of a newspaper of or periodical. ठीक है. देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो किसी भी एडिटर को कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर आपने कोई प्रिंटिंग, कोई पब्लिकेशन जो है वो, या इस इशू के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, ना कुछ आपने शाया करना है. मकसद क्या है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो ख़राब ना हो. उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, वो है रिक्वायर दैट एनी मैटर बी पब्लिश इन ए पार्टिकुलर इशू और इशू ऑफ अ न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल एंड मे वाइल डूइंग सो स्पेसिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच एंड द मैनर इन विच सच पब्लिश एंड टेक प्लेस. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं आप पब्लिश कर लें, लेकिन उसका क्राइटेरिया, उसका मैकेनिज़्म ये होगा, ये चीज़ें आप उसमें लिख सकेंगे, ये चीज़ें आप उसमें नहीं लिख सकेंगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो कहता है रिक्वायर दैट एनी मैटर रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट और क्लास ऑफ सब्जेक्ट शैल बिफोर पब्लिक बी सबमिटेड फॉर स्क्रूटनी. या ये कहा जा सकता है ठीक है पब्लिकेशन करो, लेकिन पहले हमसे सेंसर करवाओ, पहले हमसे स्क्रूटनी करवाओ, उसके बाद. ठीक है. उसके बाद क्या गवर्नमेंट कर सकती है, वो कह सकती है प्रोहिबिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड द पब्लिकेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, periodical, leaflet or other publication or the use of any press.
तो एक ख़ास अरसे तक किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर वो क्या कर सकती है, पाबंदी लगा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या था, ये डी था, एक मखसूस मुद्दत के लिए किसी अखबार, जरीदा, इश्तिहार या दीगर मतबूआ की अशात पर छापा खाना के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा सकती है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद ई क्या है, required that the name and address of any person concerned in the supply or communication of any news report or information be furnished to such authority as may be specified in the order। या ये भी रिक्वायर द नेम एंड एड्रेस ऑफ, या वो किसी भी पब्लिकेशन वाले से, प्रिंटर से, एडिटर से ये कह सकती है कि आपको जिसने ये खबर दी, ये न्यूज़ दी, ये रिपोर्ट की, आप उसका नाम पता हमें दें, ठीक है। रिक्वायर दैट एनी डॉक्यूमेंट कनेक्टेड विद न्यूज़ रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन बी डिलीवर्ड टू सच अथॉरिटी एज मे बी, या ये कहा जा सकता है, गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई जो एक ख़ास डॉक्यूमेंट आपको या रिपोर्ट किसी ने आपको सबमिट करवाई है पब्लिकेशन के लिए, आप वो रिपोर्ट हमारे सामने सरेंडर करें। प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर in is made in the clause no such order shall remain in force for more than 2 months from making of father। ए, सी और डी के नीचे जो ऑर्डर बनेंगे उनकी लाइफ लाइन जो है वो सिर्फ 2 मंथ होगी, ठीक है। Where an order has been made under subsection 1, the authority making the order shall as soon as may be communicated to such person the grounds on which the order has been made inform him and that he is at liberty to make a representation against the order of government and afford him earlier opportunity, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कहता है कि जहाँ पे जब ये ऑर्डर बन गया तो उस सूरत में वो जो कंसर्न बंदा होगा जिसको डायरेक्शन दी गई है उसको रीजंस भी बताई जाएंगी और उसको एक मौका भी दिया जाएगा कि वो गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सके। Provided that the authority making any such order may refuse to disclose facts which such authority consider it to be against public interest to disclose। वो अथॉरिटी रिफ्यूज़ भी कर सकती है वो फैक्ट्स बताने जिसकी बुनियाद पे वो ऑर्डर किया गया है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट को के अगेंस्ट हो, ठीक है। 2A ये है, where a representation is made to government against an order passing under some, the government may consider of the representation giving the person affecting opportunity of being heard, modify, confirm or rescind the order। गवर्नमेंट वो जो ऑर्डर है जो ऊपर हमने पढ़ा है उसको rescind कर सकती है बशर्ते कि उसके सामने जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइल की जाए, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 3 है, in the event of disobedience of an order under this section, government or the order may be the prejudice to any other penalty to which the person guilty of the disobedience liable, order the seizure of all copies of the publication concerned and of printing press or other instrument or apparatus used in the production of the publication। लो जी, तो वो जो उसने कंट्राविन की उसकी जो सज़ा होगी वो उसको मिलेगी। इसके अलावा वो जो पब्लिकेशन की जो प्रेस और वो जितने भी इक्विपमेंट है वो भी सीज हो सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर ऑफ सीजर शैल बी सीजर विल बी पास विदाउट गिविंग प्रिंटर पब्लिशर एडिटर फैक्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग काज अगेंस्ट द प्रपोज ऑर्डर। उनको पहले एक शो का नोटिस दिया जाएगा कि आप इसकी वजह बताएं कि क्यों ना हम इसको सीज करें। उसके बाद फिर अगर वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी जो है वो सीज होगी, ठीक है। आगे बच्चों 6A है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन स्पीचेस, ये भी कंट्रोल हो गया ना। अ पर्सन शैल नॉट by word spoken or written or through visible representation directly or by implication, ठीक है। यानी बाय इम्प्लीकेशन से मुराद क्या है कि कुछ कहना कुछ और लेकिन उसके जो उसका मफहूम हो वो कुछ और निकले, ठीक है। क्या सपोर्ट, प्रोपोगेट और प्रमोट एनी टेररिस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि वो किसी प्रोपेगंडे का
या किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का या किसी कालअदम तंजीम को वो सपोर्ट नहीं करेगा। इवोक और अटेम्प्ट टू इवोक सिंपैथी और कंपैशन फॉर एनी टेररिस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म टेरर, या वो जो है वो अपनी कंडक्ट के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए, ठीक है, या अपनी रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ना ही करेगा और ना ही उसकी अटेम्प्ट करेगा कि वो किसी जो दहशत गर्द है या दहशत कलदम तंजीम है उसके साथ अपनी हमदर्दी जो है वो उसको जतलाए। अब देखें मुझे थोड़ा सा मसला हुआ है, मैं फ़ौरन जो है वो खोलूँगा उर्दू वाला, तो मैं उसको जाके पढ़ लूँगा। किसी दहशत गर्दी के इकदाम दहशत गर्द तंजीम या किसी कलदम तंजीम के लिए ना हमदर्दी या नरम गोशा नहीं रखेगा या ऐसा करने के लिए नहीं उकसाएगा। तो देखा मेरा फ़ौरन वो मतलब जो है वो क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं उर्दू वाले बेर एक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करता हूँ। फिर प्रोजेक्ट कमेंड और ग्लोरीफाई एनी टेररिस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसी दहशतगर्दी के इकदाम दहशतगर्द तंजीम या कलदम तंजीम की नुमाइंदगी तारीफ़ नहीं करेगा या उसे नहीं सराहेगा। ठीक है, उसके बाद है challenge, thwart, undermine or oppose any action of any law enforcement agency against any terrorist act or terrorist organization or proscribed organization। उसके बाद किसी दहशतगर्द और दहशतगर्दी के इकदाम और दहशतगर्द तंजीम या कलदम तंजीम के ख़िलाफ़ कानून नाफज करने वाली एजेंसी के किसी इकदाम को चैलेंज नहीं करेगा, उसकी राह में हाइल नहीं होगा और उससे सरफ़ नज़र नहीं करेगा या उसकी मुखालफत नहीं करेगा। क्यों भी बोलिए जी, समझ आ गई मुझे बात की। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, जेपरडाइज एनी ऑन गोइंग सिक्योरिटी ऑपरेशन अगेंस्ट एनी टेररिस्ट एक्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसी दहशतगर्द के इकदाम दहशतगर्द कलम के खिलाफ जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2 है, इफ अ पर्सन कंट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 he shall be liable to punishment of imprisonment which may extend to 3 years and fine which shall not be less than 50,000 but shall not exceed to 200,000 रुपीज़। अब ये देखिए ना, ये जो फाइन्स बार बार आ रहे हैं, बनाएं इसका टेबल, इसमें से एमसीक्यूज आने का जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं। तो पनिशमेंट हो गए, फाइन्स हो गई, उनकी अमाउंट होगी लेस, या तो इनमें से एमसीक्यूज। और हमारा एक लेक्चर भी था कि कैसे हम जो है अपने किसी भी एक्ट में अपने एमसीक्यूज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस सेक्शन terrorist or terrorism shall have the same meaning as in anti-terrorism act proscribed organization, यानी वो जो एंटी टेररिज्म एक्ट में हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी वही यहाँ अप्लाई करेगी। ठीक है, पावर टू प्रोहिबिट एंट्री इन द पंजाब ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अब क्या है जी कि कोई अखबार जो है वो पंजाब के अंदर इफ़ द गवर्नमेंट a deputy commissioner or a public servant authorized in this behalf by the government is satisfied that the action is necessary for purpose of preventing or combating any activity which is prejudicial to the maintenance of public order, it or he may by notification prohibit for a specific period the entry in the Punjab or any part thereof Punjab or newspaper, periodical, leaflet or any other publication। कि पूरे पंजाब में या पंजाब के किसी खास हिस्से में ये अखबार सर्कुलेट जो है वो नहीं हो सकता। पब्लिश वो अखबार है, जरीदा है, लेटर है, व्हाट्सएवर। ठीक है, नो ऑर्डर अंडर शैल रिमेन फोर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, तो 2 माह से ज़्यादा का। अब ये जो पीरियड्स हैं इसके बारे में आप बनाएं ना, मंथ का एक टेबल बनाएं तो वो सारे उसके ऊपर लिखें। द पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सब सेक्शन 1 may make a representation to the government or the authority making order and the government authority। वही बात बार बार कह रहा है कि गवर्नमेंट अगर वो रिप्रेजेंटेशन करता है तो गवर्नमेंट वो वाले ऑर्डर को जो है वो मॉडिफाई कर सकती है। उसके बाद है सब रूल 4, इन द इवेंट ऑफ डिसोबीडियंस ऑन ऑर्डर दिस सेक्शन द गवर्नमेंट अथॉरिटी मेकिंग मे बी द प्रेजुडिस टू एनी अदर पेनल्टी टू बी द पर्सन गिल्टी और इज लायबल
order the seizure of the copies of the newspaper, periodical, leaflet or other prohibited publication. अच्छा जी, अब अगर वो कोई इस सेक्शन की लाइव वो करता है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी, लेकिन साथ में वो पब्लिकेशन भी सीज हो सकती हैं. नो ऑर्डर ऑफ सीजन अंडर सेक्शन शैल बी पास विदाउट गिविंग अ पर्सन फैक्ट्री. अलबत्ता उसको एक अपॉर्चुनिटी शो का नोटिस ज़रूर दिया जाएगा कि क्यों ना हम तुम्हारी ये पब्लिकेशन इसको सीज करें. उसके बाद सेक्शन 8 है पावर टू सिक्योर रिपोर्ट ऑफ पब्लिक मीटिंग. A deputy commissioner may by order in writing depute one or more policemen not below the rank of head constable or other person to attend any public meeting for the purpose of causing a report to be made of the proceeding. डिप्टी कमिश्नर अपना कोई बंदा खड़ा कर सकता है कि जाओ इनकी मीटिंग देखो, ये वहाँ क्या बातें करते हैं, मुझे आके बताओ. Any such order shall approach as a direction to the person responsible for the convening or the conduct of the meeting to admit free of charge the person. अब वो शख्स जो उस मीटिंग को लीड कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो इधर से बंदा डिस्प्यूट किया है डिप्टी कमिश्नर ने को वहाँ पे उसको फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस की इजाज़त हो. Explanation. For the purpose of this section, a public meeting is any meeting which is open to the public or to any class or portion of the public, and a meeting may be a public meeting notwithstanding if it is held in a private place and notwithstanding that admission thereto is restricted by tickets or otherwise. वो कह रहा है कि है पब्लिक मीटिंग लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट प्लेस पे अटेंड हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक मीटिंग नहीं रहेगी. या अगर वहाँ पे टिकट की सूरत में लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो कोई पर्सनल मैटर हो गया, वो पब्लिक मीटिंग नहीं रही. सेक्शन 8A recording of certain speeches. The in charge of a local area police station with the permission of the subdivisional police officer may direct in writing the organizer of a public meeting to make audio or video record of all the speeches made in the public meeting and submit within 24 hours from the time of conclusion of the last speech or before noon on the next day, whichever is earlier, an unedited copy of such recording to such officer who shall immediately acknowledge receipt of the recording. ले जी, बंदे को पाबंद किया जा सकता है कि भाई तुमने ये जो मीटिंग वगैरह की है, जो स्पीचेस वगैरह की हैं, इसका अनएडिटेड रिकॉर्ड जो है वो आप जो है वो दो. ठीक है. The officer receiving the recording shall transmit the recording of such officer authority as may be prescribed or nominated by the government. जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होगा उसको उसकी कॉपी जो है वो दे दी जाएगी. If a person contravene any shall be liable to pay for 6 months and fine which shall not be less than 25,000 but shall not exceed 100,000. लो जी, जो बंदा इस प्रोविजन को कंट्रावीन करेगा उसकी सज़ा है 6 माह तक. ठीक है. या उसका वो फाइन है उसको. ठीक है. जो कि 25,000 रुपये से कम नहीं होगा और 100,000 से ज़्यादा नहीं होगा. In this section, organization means the person or person who has or have organized the public meeting or invite people to attend the same and includes owner, manager or in charge of the place where public meeting is held. And public meeting shall have the same meaning as assigned to the expression in section 8. ठीक है. section 8 में जो मीटिंग का मतलब है वही यहाँ है. अच्छा, उसके बाद section 9 service of order in writing. Where under the provision of this ordinance any power is to be exercised by any order or direction given by order in writing, then the order in writing, if it is an order addressed to any servant of government or authorizing any servant of government to take an action, shall be given in originally or by a copy to the servant of the government concerned and shall be in be his authority for the doing of all things which is required to enable to do under the order. लो जी, अब ये वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बताते खुद तो ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं ना करना तो वो कौन करेगा. ठीक है. तो उसके बारे में वो कहता है कि जब कोई ऑर्डर डायरेक्शन इन राइटिंग थ्रू ऑर्डर दिया जाएगा तो वो फिर जो ऑर्डर इन राइटिंग होगा अगर वो किसी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाओ या किसी दूसरे सर्वेंट को कहा गया है तो फिर वो ओरिजिनल ऑर्डर या उसकी कॉपी सर्वेंट को प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है. और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या करेगा, करवाएगा.
If it is an order in respect of or addressed to any person not being a servant of Pakistan may be served in original or by a copy of the order on the person in respect of whom it is made or to whom it is addressed in the manner provided in the code for the service of the summon. अच्छा, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है जिस पे वो ऑर्डर सर्व करना है, ठीक है, तो उस सूरत में उधर तो ए में था ना, गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो उसको हैंड ओवर करना था, उसको टेंडर करना था वो ऑर्डर इन ओरिजिनल। ये लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, तो फिर जो समन का तरीक़ेकार है सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि समन जैसे वो एजेंसी लेके जाएगी, फिर उस तरह से वो उसकी जो है वो उसके ऊपर वो जो है वो सर्व होगा बंदे के ऊपर। If it is an order addressed to a public, journally may be served by publication in such authority making the order considered best adopted for informative purpose. और अगर वो ऑर्डर जो है वो पब्लिक को एट लार्ज जो है वो एड्रेस करना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए क्या होगा कि वो कोई भी तरीक़ाकार जो है वो उसके लिए अख्तियार किया जा सकता है, मसलन सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, ठीक है, तो उसके ज़रिए उसको क्या किया जाएगा, पूरी आवाम को कम्युनिकेट किया जाएगा। सबसेक्शन 2 है, एनी पर्सन ऑन होम ऑर्डर इज सर्व्ड as provided in clause B or clause C of service shall be deemed to have had notice of such order, and where the person to be served in is a corporation, company, bank or association or person, the order may be served on any secretary, director or other officer or person connected with the management thereof, or by leaving it at or sending it addressing to the corporation, company, bank or association post to its register office or where there is no register at or place where it carries on business। अब ये बता रहा है कि वो ऑर्डर जो कम्युनिकेट होना है, ठीक है, वो अगर कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी है कोई, तो फिर उस सूरत में उसका जो मसलन डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, उसको वो कम्युनिकेट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि पूरी कंपनी को जो है वो जो है वो हो गया है, कम्युनिकेट हो गया है, ठीक है, या इसको उनके एड्रेस के ऊपर जो है वो भेजा जा सकता है उसको, ठीक है। और अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है उनका, तो उस सूरत में जहाँ बिजनेस हो रहा है वहाँ पे वो ऑर्डर जो है उसको सर्व किया जा सकता है। where a provision of this order empower an authority officer making to action by notified order, the provision of such thing shall not apply in relation to such order, and all person whom the order concerned shall upon its knowledge be deemed to have been duly informed of it। अच्छा, सबसेक्शन 3 कह रहा है, लेकिन जहाँ पे वो जो नोटिफिकेशन है वो किसी उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है किसी अथॉरिटी, ऑफिसर या पर्सन को एम्पावर किया जा रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में वो सिंपल नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में कर देना काफ़ी होगा, वो नोटिस उस पर सर्व करना जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा। उसके बाद है पावर टू इशू सर्च वारंट। द पावर टू इशू सर्च वारंट कंफर्ड by section 90 of the shall be deemed to include the power to issue warrant of the search of any place in which any magistrate mentioned in that section has reason to believe that any officer or any act present that safety or maintenance of public order has been in being as communicated, or that preparation for commission of any such offence or act is being made। लो जी, वो कहता है सेक्शन 98 जो है CRPC का सर्च के बारे में, उसमें ये पावर भी शामिल होगी, कौन सी, ठीक है, कोई भी प्लेस जो है वो उसको सर्च किया जा सके, कौन सी प्लेस जिसमें एक जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको ये यकीन है कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। दिस इज योर और एनी place code of anything which the officer executing the warrant has reason to believe is being used or intended to be used for purpose mentioned in that clause। यहाँ जहाँ पे वो ऑफिसर को ये लगता है कि ये वाली गाड़ी या ये वाले इक्विपमेंट इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो उन इक्विपमेंट को सर्च के दौरान क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। एंड द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट शैल सो फार एज मे बी अप्लाइड टू द सर्चेज मेड अंडर अथॉरिटी ऑफ एनी वारंट इशूड एंड द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सीज अंडर। और फिर वो कहता है कि प्रॉपर्टी को सर्च करने या सीज करने के लिए जो CRPC की प्रोविजन है वही यहाँ पे जो है वो क्या होंगी, वो अप्लाई होगी। General power of search, an authority on which any power is conferred by or under this ordinance may by general or special order authorize any person to enter and search
and any place to search of which such authority has reason to believe to necessary for the purpose of law जी। ठीक है, वो कह रहा है कि जो अथॉरिटी है वो कोई भी जगह जो है वो सर्च कर सकती है बशर्ते पर्पज क्या ऑफर सन वेदर इट इज नेसेसरी आर एक्सपीडियंट टू एक्सरसाइज सच पावर। ठीक है, जहाँ पे वो समझे कि ये जानने की ज़रूरत है क्या। अच्छा, सेक्शन 11 क्या कहता है जी? वो ये कहता है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो किसी भी शख्स को इजाज़त दे सकती है कि वो किसी भी प्लेस जो है, ठीक है, वहाँ पे एंटर हो सके और सर्च कर सके। किस मकसद के लिए? ये जानने के लिए कि क्या जो पावर्स जो ऊपर हैं डिटेंशन की या वो कंट्रोलिंग पब्लिकेशन की, क्या वो एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है या नहीं है? यानी ये करने के लिए कि वो जो ग्राउंड्स हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस का जो ब्रीच वगैरह है वो उसके लिए ये पावर्स कोई ऑर्डर करना ज़रूरी है या नहीं है। दूसरा ये है कि ये देखने के लिए कि क्या जो एक ऑर्डर में डायरेक्शन दी गई थी वो कंप्लाई विद हुई हैं या नहीं है, या तीसरे नंबर पे उन जो डायरेक्शन दी गई थी उन पे अमल दरामद कराने के लिए जो हमने ऊपर पढ़ी थी, तो वो किसी भी प्लेस पे एंटर हो सकता है और वहाँ पे जाके वो सर्च कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 12 है पावर टू गिव अफेक्ट टू ऑर्डर्स एटसेट्रा। Any authority, officer or person who is empowered by or in pursuance of this ordinance to make an order or to exercise any other power may, in addition to any other action prescribed by or under this ordinance, take or cause to be taken such step and use or cause to be used such force as may, in the opinion of such authority, officer or person, be reasonably necessary for securing compliance with or for preventing or rectifying any contravention of such order or for the effective exercise of such power। सेक्शन 12 इजीली ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए या कोई भी जो एक्ट है उसको इन 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 द लाइन विद ऑर्डर लाने के लिए वो कोई भी फोर्स जो है वो उसका क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर ज़्यादा इशू है तो प्लीज़ वो उर्दू वाला साथ मिला के पढ़ ले। वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रीमियम दिस देर इज़ नो अथॉरिटी officer or person empowered to take action prescribed by under this ordinance, government may take or cause to be taken such step and use or cause to be used such force as may, in the opinion of the by reasonably necessary for securing compliance with or preventing or rectify any breach of such provision। और जब कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं है जो कि वो सब सेक्शन 1 के तहत एक्ट कर सके, तो गवर्नमेंट फिर जो कोई भी पुलिस की एजेंसी है उसको कह सकती है कि मेरे ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाओ। ठीक है, द पावर टू टेक स्टेप अंडर सेक्शन इंक्लूड द पावर टू एंटर अपॉन एंड लैंड और अदर प्रॉपर्टी व्हाट्सएवर। वो जो पावर है जो पावर है उस पावर में ये भी शामिल है कि वो किसी भी लैंड और प्रॉपर्टी वगैरह पे एंटर हो सके। सेक्शन 13 है पेनल्टी। Whoever contravene any provision of this ordinance or dispute or neglect or to comply with any order made or action given in accordance with the provision shall, where no express provision is made by this ordinance for punishment of such contempt or negligence, be punished with imprisonment which may extend to 3 years। जिसकी पेनल्टी कहीं नहीं दी हुई, इसकी पेनल्टी 3 ईयर होगी। Abatement of offence. Whoever abets the commission of an offence punishable under this ordinance shall, whether the act abated is or is not committed in consequences of amendment, be punished with punishment provided for that। जो अबेक्ट करेगा उसको भी वही सज़ा मिलेगी। अच्छा जी, offence committed by corporation or association where the person committing an offence punishable is a corporation, company, bank or association of person, any secretary, director or other officer or person concerned with the management thereof shall be punished with imprisonment provided for the offence unless he prove that the offence was committed without his knowledge or consent। तो ये कहता है कि वो कंपनी, कॉरपोरेशन, बैंक जो है उसका जो भी सेक्रेटरी, डायरेक्टर होगा उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन एक्सेप्शन है कि वो ये साबित करे कि ये मेरे नॉलेज के बगैर होगा। अच्छा, डिसमिनेशन ऑफ र्यूमर्स, अफवाहें जो हैं वो जो अफवाहें फैला दी जाती हैं ऐसे ही कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है, मुल्क में वो करने के लिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, तो उससे जो है वो सेक्शन 16 जो है वो डील करता है।
सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है अफवाहें वगैरह फैलाना, ठीक है। Whoever makes any speech or by word, whether spoken or written or by sign or visible or audible representation or otherwise plausible, any statement, rumor or report shall be punished with the imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both if such speech, statement, rumor or report causes are likely to cause fear or alarm to the public or to any section of the public, further or is likely to further any एक्टिविटी prejudicial to public safety or the maintenance of the public order, कि उसका वो जो अमल है। और ये 16 MPO जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो रूमर्स वगैरह जो है वो फैलाते हैं, ठीक है, या जिससे जो है वो पब्लिक पीस जो है वो ख़राब होने का खदशा हो। उसके बाद 17 के है पोजेशन और कंट्रोल कन्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट, कि वो जो जिस पे पाबंदी है, जिस बुक के ऊपर, जिस मटेरियल के ऊपर, वो अगर किसी के कब्जे से मिलते हैं या वो आगे किसी को देता है, whoever without lawful authority has in his possession or own premises in his occupation or under his control carries for delivery to another person otherwise than through the post any document in respect of which notification under 7 is in force or of which the importation has been prohibited under section C Customs Act 1878 or in respect of which an order of forfeiture has been made under any law for the time in force or any document prejudicial to public safety or maintenance of public order shall, unless he proves that he was unaware of the nature of the document, be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। कब्जा रखना या उसको आगे बेचना, ठीक है। whoever allows his name or address to be used to facilitate transmission through the post or otherwise to any person other than the person for whom it proposed to be intended of any document of the nature referred to in such shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। और जो कोई वो मटेरियल आगे किसी को तरसील करता है कि वो उसको पढ़े, ठीक है, तो उस सूरत में उसको भी 1 साल सज़ा जो है मिलेगी। रखना वो एक अलहदा जुर्म है और आगे किसी को इजाज़त देना, ठीक है, या अपने नाम से वो चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देना, तो वो भी एक जो है वो क्या होगा, ऑफेंस हो। उसके बाद सेक्शन वेयरिंग और डिस्प्ले ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ एम्बलम, whoever makes or has in his possession or wears, carries or display any uniform, flag, banner, emblem, signify which has been declared by government by notification to signify association with a movement prejudicial to public safety or the maintenance of public order or with the promotion of any activity prejudicial to public safety or maintenance of public order shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both, and may such uniform, flag, banner, emblem wherever found shall be forfeited to government। अब गवर्नमेंट ने एक उसके ऊपर एक तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब अगर कोई उसका झंडा इस्तेमाल करता है या उसका लोगो इस्तेमाल करता है तो उसको भी फिर क्या होगी, सज़ा मिलेगी। यूनिफॉर्म ऑफ एन अ पर्सन शैल नॉट मैन्युफैक्चर, पोजेस, बाय और सेल यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस और ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट under a license from police or as the case may be such other notified organization। हर कोई बंदा जो है वो गवर्नमेंट का यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस का या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बना सकेगा, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस जो है वो जारी होगा, सिर्फ वही कर सकेगा। द मैनर, ड्यूरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, revocation of license and other related matter may be prescribed by rules and until so may be determined by the police or as the case may such other notified organization। और इस बारे में जो रूल्स हैं वो मुतलका ऑर्गेनाइजेशन ही बनाएंगी। इफ़ अ पर्सन contravenes any provision of subsection or violate any condition of the license, he shall be liable to punishment of imprisonment which may extend to 6 months and fine which shall not less than 25,000 rupees but shall not exceed 100,000 rupees and any such uniform shall be seized and forfeited to the government। अब जो कंट्राविन करेगा और यूनिफॉर्म बनाएगा उसकी जो सज़ा है वो उसको जो है वो जो उसको सज़ा मिलेगी वो 6 माह तक होगी,
और फ़ाइन होगा जो कम अज़ कम 25,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 100,000 तक होगा, और वो यूनिफॉर्म भी 4 फीट हो जाएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू पर्सन हु इज़ इन द सर्विस ऑफ पुलिस or of other notified organization and is authorized by the police or as the case may be by such other organization to manufacture, possess, to sell uniform police or अलबत्ता जो उस सर्विस में है और जिसको ऑथोराइज किया गया है कि वो यूनिफॉर्म बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। आगे टेम्परिंग विद पब्लिक सर्वेंट, whoever induces or attempt to induce any public servant or servant of local authority to disregard or fail in his duties as such servant shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine। और जो किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से गाफल करने की कोशिश करता है उसको 1 साल तक की सज़ा मिलेगी। मैं इधर दिखाता हूँ आपको। सरकारी मुलाजम के काम में रुकावट न, जो कोई भी किसी सरकारी मुलाजम को या किसी मुकामी अथॉरिटी के मुलाजम को अपने फ़राइज़ में गफलत बरतने या उसको अंजाम देने में नाकाम रहने की तरगीब देता है या तरकीब देने की कोशिश करता है तो वो 1 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाओं का मुस्तजब हो। जैसे कोई पोलिटिकल लीडर कह दे पुलिस को कि आपने इनका ऑर्डर नहीं मानना, तो बेसिकली वो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 19 लगेगा। आगे सेक्शन 20 तखरीबकारी, सबोटेज, ठीक है। नो पर्सन शैल डू एनी एक्टिविटी इंटेंड टू इम्पेयर द एफिशिएंसी और impede the working or cause to damage to any building, vehicle, machinery, apparatus or other property used or intend to use for the purpose of government or any local authority। कोई भी जो है वो ना करेगा, ना किसी को उसकी तरकीब देगा कि वो कोई बिल्डिंग, व्हीकल जो है उसको क्या करे, तबाह कर सके। कोई भी शख्स दर्ज अयाल कारकर्दगी का म्यार कम करने या कारगुजारी में रुकावट डालने या नुकसान पहुँचाने के इरादे से कोई कदम नहीं उठाएगा। जैसे ये हुकूमत या किसी भी मुकामी अथॉरिटी के ज़ेर इस्तेमाल या मुतवक्किल तौर पर इस्तेमाल में लाई जाने वाली कोई भी इमारत, गाड़ी, मशीनरी, साजो सामान या दीगर अमलाक। एनी रेलवे एज डिफाइंड रेलवे एक्ट, ट्रेनवे, रोड, कैनाल, ब्रिज, कलवर्टर, कॉजवे, एरोड्रोम और any telegraph line or post as defined in the any rolling stock of a railway or tramway or any aircraft, any building or other property used in connection with the production, distribution, supply of an essential commodity, any sewage work, mine or factory। ठीक है, अच्छा जी। ये हुकूमत या किसी भी मुकामी अथॉरिटी के ज़ेर इस्तेमाल ये भी कोई रेलवे, जैसा कि रेलवे एक्ट में तरीफ की ट्रामवे, सड़क, नहर, पुल, मेहराबदार रास्ता, पथरीला रास्ता, हवाई अड्डा या कोई टेलीग्राफ लाइन या चौकी, जैसा कि टेलीग्राफ एक्ट में तरीफ की गई है। रेलवे या ट्रामवे या कोई जहाज़ का कोई पटरी वाला रास्ता किसी ज़रूरी शय की तरसील के हवाले से इस्तेमाल की जाने वाली इमारत या दीगर जायदाद, सीवरेज की तामीरात, कान या फैक्ट्री वगैरह में इंटरप्शन जो है वो नहीं करेगा। फिर जो करेगा, द प्रीवियस सेक्शन अप्लाई इन रिलेशन टू एनी ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्सन टू डू एनीथिंग विच इज़ अंडर ए ड्यूटी इधर टू गवर्नमेंट और टू एनी पब्लिक अथॉरिटी और टू एनी पर्सन टू डू सो एज दे अप्लाई टू डूइंग। अच्छा, वो शख्स भी जिम्मेदार होगा जिसने जानबूझ के खामोशी इख्तियार की जबकि वो पाबंद था कि वो उसकी इंफॉर्मेशन आगे देता। ठीक है। If any person approaches or is in the neighborhood of any such building, place or property as mentioned in circumstances such afford reason to believe that he intend to contravene the sub, he shall be deemed to have attempted or contravened there। और जो हमसाया जानबूझ के जानते बूझते हुए कि क्या कर रहा है वो खामोश रहेगा, वो भी ऐसे समझा जाएगा कि उसने इन प्रोविजंस को तोड़ा है। If any person contravene or attempt to any of the provisions of this section, he shall punish with imprisonment which may extend to 3 years or fine। इसकी सज़ा 3 साल, फाइन या दोनों होंगे। आगे सेक्शन 20A, रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सर्टन ऑर्डर, वेयर अ रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 5 of 5 अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर क्लॉज A CEE1 of government shall, if the order represented against is not rescinded or cancelled and the order is to have effect for a period exceeding 3 months, forward the case including the representation to the board constituted under section 5 सबसेक्शन 3। अगर गवर्नमेंट ने वो टाइम एक्सटेंड करना है जो कि इन क्लासेस के तहत है तो वो रिव्यू को क्या करेगी, तो
वो रिप्रेजेंटेशन के साथ ही वो किसको भेज देगी, बोर्ड को भेज देगी। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखिए, बंदे ने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता, रेसिंड नहीं हो सकता, और फिर गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि उसका टाइम मज़ीद एक्सटेंड हो, तो उस सूरत में गवर्नमेंट क्या है कि वो बोर्ड, रिव्यू बोर्ड को वो भेजेगी मटेरियल, साथ में उसकी रिप्रेजेंटेशन भी भेज देगी। ठीक है, where a representation is made to governor of province success, and the government shall as soon as may be forward the case including representation to the board constituted। अच्छा, ये the board shall after considering the representation such further information or material may be placed before it by government or by person making representation and giving such person submit its report together with recommendation of the government। बोर्ड उस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करके अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देगा। If the board reports that the order against the public representation made is unjustified, the government shall vacate the order। और अगर बोर्ड कह देगा कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट, तो फिर वो क्या करेगी, गवर्नमेंट उस ऑर्डर को वोकेट कर देगी, खारिज कर देगी। समरी ट्रायल, a magistrate of the first class shall conduct the trial of an offence under this ordinance punishable to imprisonment which may extend to 1 year or fine or both in accordance with the provision of chapter 22 of the code relating to summary trial। ये जी summary trial होगा। Notwithstanding the government may by notice direct that a magistrate shall conduct the trial of any offence under this ordinance in accordance with the provision of chapter 22 of the code relating to the summary trial। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो किसी भी मजिस्ट्रेट को जो है वो कह सकती है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट करके वो इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी ऑफेंस का जो है वो ऑर्डर 22 के तहत जो है वो समरी ट्रायल जो है वो करे। सबसेक्शन 1 और 2 में फ़र्क ये है कि सबसेक्शन 1 तो सिर्फ 1 साल के लिए कहता है ना कि वो वाला ट्राई कर सकता है, लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऑफेंस जिसकी जितनी मर्जी सज़ा हो वो किसी फर्स्ट क्लास को उसका ट्रायल का कह सकती है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट आर एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफिक at any stage and under specific compound an offence under section 8 or section 18A of the ordinance subject to the deposit of administrative penalty which shall not be less than 25,000 rupees। लॉजिक, गवर्नमेंट जो है वो कंपाउंड कर सकती है ऑफेंस जो कि अंडर सेक्शन 8A और 18A हो, लेकिन उसके लिए उसको जो है वो पेनल्टी जमा करवानी होगी 25,000 रुपये। द ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल नॉट बी कंपाउंडेबल इफ द अक्यूज हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड under this ordinance or his previous offence has been compounded by the government or authorized। अगर previously convicted है तो फिर उसका वो offence जो है वो compound नहीं होना। Section 22 offence under ordinance to be cognizable and non-bailable, notwithstanding anything go every offence punishable and shall be cognizable and non-bailable। Section 23 jurisdiction bar, except as provided in this ordinance no proceeding or order taken or made under the order shall be called in question in any court, and no civil or criminal proceeding shall be instituted against any person for anything in good faith done or intended to be done under this ordinance। Effect of orders inconsistent with other act, an order made any other action taken under this ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent with contained in any enactment other than in the ordinance or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this ordinance। ये सेक्शन 24 ये कह रहा है कि इस एक्ट के जो ऑर्डर होगा वो दूसरा अगर कोई कंट्राडिक्टरी एनेक्टमेंट है तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ऑपरेशन ऑफ अदर पिनल लॉ नॉट बार नॉटविथस्टैंडिंग इन दिस ऑर्डिनेंस शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड under any other law or any act or mission which constitute an offence punishable under this ordinance। ये कह रहा है कि देखें ये यहाँ पे तो सिर्फ पब्लिक पीस को ब्रीच करने की सज़ा दी जा रही है ना, अदरवाइज उसने जो किया वो अगर ऑफेंस है तो उस लॉ के तहत उसको सज़ा मिलेगी। डेलीगेशन ऑफ पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, द गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग और डायरेक्ट दैट डिप्टी कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सच restriction as the government may exercise the power of the government under within territorial limits of the district। गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट की पावर्स आगे भी किसी को डेलीगेट कर सकती है। पावर टू मेक रूल्स, द गवर्नमेंट में मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस टू कैरी आउट इफेक्ट, गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, आगे वो रिपील वाला है
ये आप जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।